भारत में कोविड-19 का प्रकोप चारों तरफ अभी भी जो है बना हुआ है। तो ऐसे हालातों में क्या स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए? इसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। नो राइट आंसर। तो ये जो सवाल है कि भाई स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए, इसका कोई ठीक जवाब नहीं हो सकता। नो राइट आंसर मतलब कुछ कह नहीं सकते, कुछ राजी हैं, कुछ राजी नहीं हैं। The decision to reopen schools must be guided primarily by epidemiological evidence. Epidemiological का मतलब होता है महामारी से संबंधित, यानी कि ये जो फैसला हम लेना चाहते हैं ना स्कूल को दोबारा खोलने का, यह फैसला निर्देशित होना चाहिए। मस्ट बी गाइडेड प्राइमरीली बाय एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस का मतलब हो गया साक्ष्य या फिर प्रमाण, यानी कि ये जो महामारी है इसका क्या स्तर है, इस महामारी को देखते हुए, इस महामारी को ध्यान में रखते हुए जो है हमें हमारे स्कूल के खोलने पर विचार जो है करना चाहिए। आगे देखते हैं। द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का क्या मतलब होता है? प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी आप भविष्यवाणी कर सको, जिसके बारे में आप पहले से बता सको। कोर्स का मतलब है यहाँ पे मार्ग, या और पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। रिमेन्स का मतलब है बना हुआ है। द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोरोना वायरस का जो मार्ग है, यानी कि एक तरीके से कोरोना वायरस के मार्ग से यहाँ पे मतलब है कि भाई जिस तरीके से कोरोना वायरस या कोविड-19 फैल रही है उसको देखते हुए, रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, तो बहुत दूर है, इसके बारे में आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। पॉजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डायलेमा। पॉजिंग का मतलब होता है खड़े कर देना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई इस समस्या ने हमारे सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है, तो इस तरह से इस सेंस में खड़ा कर दिया है। तो पॉजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है उलझन। उलझन का मतलब क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति। ऑफ साल्वेजिंग, साल्वेजिंग का मतलब है बचाना किसी चीज को। पार्ट ऑफ द स्कूल अकेडमिक ईयर, वाइल अवॉइडिंग का मतलब है बचना। ए फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन। तो कोविड-19 जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इसका मार्ग कुछ कह नहीं सकते कब जो है कहाँ रफ्तार पकड़ ले, तो इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, केंद्र सरकार के सामने कोविड-19 ने दो समस्याओं को खड़ा कर दिया है, मतलब एक उलझन की स्थिति पैदा कर दी है। क्या उलझन है? एक तो केंद्र सरकार के सामने सवाल है कि साल्वेज, कि किसी तरह से बचाया जाए पार्ट ऑफ द स्कूल अकेडमिक ईयर, कि भाई स्कूल का एक तरीके से आप कह सकते हो जो अकेडमिक ईयर है, जो स्कूल का बच्चों का जो साल है उसको बचाया जाए। दूसरी ओर अवॉइडिंग, दूसरी ओर सरकार को बचना भी है। किस चीज़ से बचना है? ए फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोरोना वायरस की एक और नई धारा या फिर एक और नई वेव जो है रफ्तार पकड़ ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाए, इससे भी बचना है। तो कुल मिला के उलझन, डायलेमा जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। सेटिस्फैक्टरली का मतलब होता है संतोषप्रद रूप से, संतोषजनक रूप से। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन, कि भाई स्कूल को दोबारा खोले जाने का जो प्रश्न है, अभी इसे विश्व के अन्य भागों में संतोषजनक रूप से इसका समाधान नहीं निकाला गया है। रिजॉल्व का मतलब होता है हल निकाल लेना, कि अभी भी विश्व के अन्य देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी इस प्रश्न को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। एंड द मेजर्स बाय मैनी कंट्रीज, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, बाय मैनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, और विश्व के अन्य देशों ने स्कूल को ओपन करने के संबंध में जो डिसीजन लिए हैं वे प्रयोगात्मक हैं। प्रयोगात्मक मतलब है कि भाई वे भी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि ठीक है या नहीं ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल खोलते ही कोरोना वायरस की लहर आ जाए और कोरोना वायरस अचानक से बढ़ जाए। येट फिर भी पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, ये अक्सर जो है ना क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। अवेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग है ना। अवेयर ऑफ का मतलब है जागरूक रहना, चौकन्ना रहना। येट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सीवियर इम्पैक्ट। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, इम्पैक्ट्स का मतलब है प्रभाव, टू द एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं, क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, लेकिन एक तरीके से भारत के जो नीति निर्माता हैं वे इस बात से सजग हैं। अवेयर ऑफ का मतलब है यहाँ पे कि भाई इस बात के प्रति उनको जानकारी है, वे इस बात के प्रति सजग हैं
कि एजुकेशन ऑफ सीवियर इम्पैक्ट्स टू द एजुकेशन प्रोसेस एंड द लॉसेस टू स्टूडेंट्स, कि भाई अगर स्कूल नहीं खोले जाते हैं तो इसका कितना गहरा परिणाम जो है हमारी शिक्षा प्रक्रिया पर होगा, इसके अलावा कितना ज़्यादा नुकसान जो है स्टूडेंट्स को उठाना पड़ेगा। तो इस बात से पॉलिसी मेकर जो है भली भांति परिचित हैं ना। अवेयर ऑफ का मतलब यहाँ पे बहुत बहुत ही भली भांति परिचित हैं, उनको इस बात की जानकारी है। द अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव का मतलब है यहाँ पे विकल्प, कि भाई विकल्प क्या, कोई विकल्प हो सकता है इसका, ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। देखो रिमोट का मतलब है दूरस्थ, ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि एक विकल्प हमारे पास ये है कि हम क्या करें, ऑनलाइन जो है एजुकेशन को बढ़ावा दें, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दें। लेकिन यह जो हमारे पास विकल्प है ना, द अल्टरनेटिव के लिए यहाँ पे आया इज, द अल्टरनेटिव इज स्क्यूड। स्क्यूड का क्या मतलब है, स्क्यूड का मतलब है ये भी मतलब नॉट स्ट्रेट, स्क्यूड का मतलब है नॉट स्ट्रेट, कि भाई ये भी काफ़ी पेचीदा है मामला, बिल्कुल साफ बिल्कुल सीधी नहीं है ये डगर भी। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाते हो तो ये डगर भी कोई आसान नहीं है, ये भी मार्ग जो है ना स्ट्रेट नहीं है, ये भी कई मोड़, कई इसमें उलझन है। इज स्क्यूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड जियोग्राफी। तो भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि आर्थिक दर्जा, भाई ऑनलाइन शिक्षा जो है ऐसे ही तो होनी जाएगी, कंप्यूटर चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यानी कि एक तरीके से आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस कुछ हद तक ठीक होना चाहिए। इसके अलावा जियोग्राफी, आप कहाँ रह रहे हो, आप पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हो, दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हो, जहाँ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, इन्होंने क्या कर दिया है, मार्ग को एक तरीके से आप कह सकते हो कि उलझन भरा अभी भी मार्ग जो है बना हुआ है। तो इस विकल्प पर, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का हमारे पास जो विकल्प है ना, ये विकल्प जो है बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है। आगे देखते हैं। इन इंडिया द मैनी डिवाइड्स, कि भाई इंडिया में जो है कई भागों पर, कई स्तरों पर जो है भारत बटा हुआ है। मैनी डिवाइड्स है ना, कई, जैसे कि डिजिटल, रूरल, अर्बन है ना। डिजिटल का मतलब है कुछ लोग हैं जिनके पास डिजिटल साधन पूरी तरीके से उपलब्ध हैं, सारे गैजेट्स हैं, कंप्यूटर है, टैबलेट है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन कुछ है जिनके पास नहीं है। रूरल, अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, यानी कि भारत में जो है ना खाई बनी हुई है, भारत जो है कई स्तरों पर बटा हुआ है। रिच पुअर भी भारत में है काफ़ी। तो इन सब के चलते ये जो ऑनलाइन वाला विकल्प है, ऑनलाइन एजुकेशन वाला विकल्प है ना, ये भी काफ़ी परेशानियों से घरा हुआ है। तो इन इंडिया मैनी डिवाइड्स, कि भाई भारत में, इसको ब्रैकेट में समझो, इन इंडिया द मैनी डिवाइड्स हैव पेनफुली कम टू द फोर का मतलब होता है सामने आना, पेनफुली का मतलब है दर्दनाक रूप से, है ना, कम टू द फोर बिटवीन रीजन्स एंड इवन विद इन स्टेट। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई भारत जो है वह कई स्तरों पर बटा हुआ है। तो जब हम ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं ना, तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हैव पेनफुली का मतलब है बिल्कुल हमारे सामने, हैव पेनफुली कम टू द फोर, कम टू द फोर का मतलब ये हमारे सामने आती हैं, बिटवीन रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों में, एंड इवन विद इन स्टेट्स, और विभिन्न राज्यों के भीतर। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, इस प्रकार के भी उदाहरण हैं हमारे पास, इस प्रकार की भी आप कह सकते हो कि कुछ घटनाएं हैं, ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना, पीछे छोड़ देना। लेफ्ट बिहाइंड विदाउट कंप्यूटर एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। अब देखो क्या होता है, EXCESS, इसका मतलब क्या होता है, EXCESS का, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होना। अब क्या है कि कभी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, तो उनमें क्या है, इस तरह के मिलते जुलते शब्द दे दिए जाते हैं। तो अब इनके लिए बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और किस शब्द का क्या अर्थ है, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसको बिल्कुल ठीक तरह से समझना है। तो एक्सेस का मतलब है पहुंच। तो कई सारे हमारे सामने उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे सामने कई बच्चे हैं जो कि एक तरीके से भारत में बहुत पीछे छूट रहे हैं, विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, यानी कि उनको जो है एक तरीके से कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरे पास ही नहीं है कंप्यूटर तो अभी तो। विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, उनके पास जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, टीवी सेट भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है टीवी, एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी है ना, कि कई लोगों के पास जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ काफ़ी विषम हैं। तो जब हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं तो इन परिस्थितियों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये जो विकल्प है ना, हम कह नहीं सकते कि ये विकल्प जो है एकदम उचित है। द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन ए कैलिब्रेटेड, देखो कैलिब्रेटेड अप्रोच क्या होती है। कैलिब्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सोच समझ के नपा तुला काम करना, कि भाई जैसे क्या किया हमने,
थोड़े से स्कूल खोले, एक आध दो स्कूल खोल के देखे, है ना, कुछ बच्चों को बुलाया, फिर देखा क्या रुझान है, फिर कुछ काम किया। इसी तरह से क्या है, आरबीआई जो है ना, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह भी क्या करता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना है तो कुछ क्षेत्र में प्रयोग किया, फिर लोगों का रुझान देखा, तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल नपे तुले अंदाज में, है ना, बिल्कुल सोच समझ के देख कि भाई आपने कुछ काम किया, फिर उसका रिएक्शन देखा, फिर आगे बढ़े, उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड अप्रोच। तो द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स, कि स्कूलों का दोबारा खोले जाने का जो मामला है ना, द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, मतलब बिल्कुल नपे तुले अंदाज में, मस्ट, उसके लिए जरूरी है, देयरफॉर उसके लिए जरूरी है, बी एड्रेस्ड सून, कि भाई इसको जल्द से जल्द जो है इसका समाधान किया जाए। यानी कि स्कूलों को खोले जाने का जो मामला है, इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से ना, बहुत ही नपे तुले अंदाज में। बट बेस्ड मेनली ऑन, बेस्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग, बेस्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर आधारित होना। लेकिन ये जो हमारा डिसीजन है स्कूलों को दोबारा खोलने का, ये आधारित होना चाहिए किस बात पर, बट बेस्ड में मुख्यतः किस बात पर आधारित होना चाहिए, ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। इस महामारी के प्रमाणों को देखते हुए, महामारी के साक्ष्य को देखते हुए ना, कि भाई ये जो महामारी है, ये महामारी का क्या स्तर रहता है, कि हमने स्कूल खोले तो ऐसा तो नहीं अचानक कोरोना वायरस के मरीज बढ़ गए। तो इसको देखते हुए, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो हमारा आधार होना चाहिए स्कूलों को खोले जाने के लिए। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यह बात जो है समझ में आने योग्य है, दैट इन द प्रेजेंट कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, कन्फ्यूज्ड सिचुएशन का मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन की ये जो स्थिति बनी हुई है ना हमारे सामने, जो भ्रमकारी स्थिति हमारे सामने बनी हुई है, इसको देखते हुए ये बात समझ में आने योग्य है। 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग वर्स्ट अफेक्टेड, वर्स्ट अफेक्टेड का मतलब है जो बुरी तरीके से प्रभावित है ना, जैसे कि महाराष्ट्र है एंड तमिलनाडु है, हैव नॉट टेकन ए व्यू, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है ना। खास करके देखो, ये जो हमारे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से 21 ने, है ना, और इनमें आप इनको भी शामिल कर लो, किनको, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को भी शामिल कर दो, तो इन सब राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने बिल्कुल भी नहीं लिया है, हैव नॉट टेकन ए व्यू, मतलब इस बात को अपनी जानकारी में नहीं लिया है, इस बात के ऊपर मतलब कह सकते हो आप कि अपनी राय व्यक्त नहीं की है ना, इस बात को मतलब बिल्कुल भी देखा नहीं, इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है येट, अभी तक, ऑन वैन, कि कब जो है स्कूल शुरू किए जाएं, ऑन वैन टू परमिट, परमिट का मतलब एक तरीके से अलाउ करना, ऑन परमिट डायरेक्ट क्लासेस। तो अभी भी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने, जिनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो कि बुरी तरह से प्रभावित हैं कोरोना वायरस से, इन्होंने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि कब जो है डायरेक्ट क्लासेस शुरू की जाएं। स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड, विभिन्न राज्यों से इस बारे में भी पूछा गया है, टू असर्टेन, कि राज्य जो है इस बात को सुनिश्चित करें, द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स ऑन दिस इशू, कि भाई स्कूल खोलने के संबंध में जो माता पिता हैं उनकी क्या राय है। ऑल्दो, यद्यपि, इट इज़ अनक्लियर, यह बात स्पष्ट नहीं है, हाउ दे कैन डू दिस इन द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम। शॉर्ट विंडो का मतलब है बिल्कुल छोटा टाइम पीरियड, है ना, बिल्कुल एकदम जो टाइम पीरियड जो दिया जाता है ना आपको, अगर उस टाइम पीरियड की अवधि बहुत कम है तो उसको आप शॉर्ट विंडो बोल सकते हो। ऑल्सो इट इज अनक्लियर, तो विभिन्न राज्यों को कहा गया है कि भाई आप जो है माता पिता से भी जो है जानकारी लो कि माता पिता क्या चाहते हैं, स्कूल खोले जाए नहीं खोले जाए। लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि माता पिता से पूछने में टाइम तो लगेगा ना, स्कूल माता पिता को बुलाएंगे, लेकिन ऑल्दो इट इज अनक्लियर हाउ दे कैन डू, तो यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि भाई राज्य कर कैसे सकते हैं इन द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम, कि भाई उन्हें जो छोटी अवधि प्रदान की गई है, उन्हें जो है बहुत ही कम समय दिया गया है, तो उतने कम समय में वे इस काम को कैसे अंजाम दे सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। आगे देखते हैं। अमॉन्ग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेस टू द प्रॉब्लम, कि भाई ये जो समस्या है, इस समस्या के प्रति जो केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कई सारी प्रतिक्रियाएं ना, अमॉन्ग द सेंटर्स रिस्पॉन्सेस टू द प्रॉब्लम इनिशिएटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तरीके से स्कूल के खोले न खोले जाने को लेकर ये जो समस्या बनी हुई है, इसके प्रति भारत सरकार ने अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाएं देते हुए उनमें से क्या किया है, जैसे कि आप कह सकते हो प्रतिक्रिया के रूप में इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, थ्रू मतलब के माध्यम से, इनिशिएटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द सीबीएसई। तो भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया है कि कई तरीके अपनाए हैं, जैसे कि एक तरीका क्या है कि भाई सीबीएसई के माध्यम से सरकार ने इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की है।
क्या कोशिश की है? इनिशिएटेड थ्रू, है ना, इज। अब ये इज आया है, देखो इज किसके लिए आया है कि अमॉन्ग द सेंटर्स रिस्पॉन्सेज टू द प्रॉब्लम, कि काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार ने इस स्कूल खोले जाने के मसले को लेकर दी हैं। उनमें से एक प्रतिक्रिया सीबीएसई के माध्यम से दी है, उसके लिए कहा गया इज ए रिडक्शन ऑफ द सिलेबस लोड फॉर क्लास 9th to 12 बाय 30%। तो सीबीएसई ने जो है क्या करने की कोशिश की है कि रिडक्शन ऑफ द सिलेबस लोड, कि बच्चों के ऊपर जो उनका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका जो लोड है उसे थोड़ा कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 30% जो है उनके सिलेबस को कम कर दिया जाए। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का जो भी सिलेबस है उसे क्या करने का फैसला किया है सीबीएसई ने कि 30% घटा दिया जाए। ऑल्दो, यद्यपि दिस ऑस्टेंसिबली का मतलब है प्रकट रूप से, है ना, जाहिरा तौर पर, ऑल्दो दिस ऑस्टेंसिबली सपोर्टिव डिसीजन, कि भाई ये जो एक तरीके से डिसीजन आया है ना, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक सपोर्टिव डिसीजन है जो बच्चों के सपोर्ट के लिए है ना, हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल। तो यह जो डिसीजन है, यह डिसीजन भी सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया ना, यह डिसीजन भी विवादों के घेरे में आ गया है। कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, कि भाई यह डिसीजन भी जो है विवादास्पद बन गया है। क्यों? फॉर इट्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स फॉर रिमूवल। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने जिन टॉपिक्स को हटाया है ना, तो उन टॉपिक्स को लेकर जो है विवाद आया है। क्यों भाई? जैसे कि किन टॉपिक्स को हटाया गया है? कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के 30% सिलेबस को कम करने के लिए कहा गया है। तो उनमें जो टॉपिक हटाए ना, उन टॉपिक हटाने को लेकर कई विद्वानों में विवाद है ना। जैसे कि कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स, प्रजातंत्र से जुड़े हुए जो अधिकार हैं, उन टॉपिक्स को हटाया गया है। फेडरलिज्म, संघवाद, सिटीजनशिप, नागरिकता, एंड सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि ऐसे टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को हटाया गया है। टू नेम ए फ्यू, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स हटाए गए, उनमें से ये कुछ नाम है। टू नेम ए फ्यू का मतलब है कि भाई ये जो 30% सिलेबस कम किया गया, उनमें से कई टॉपिक हटाए गए, उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। तो इस चक्कर में भी ये जो सीबीएसई का डिसीजन है ना, ये विवादों के घेरे में आ गया है कि भाई ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, नागरिकता है, धर्मनिरपेक्षता है, आपके प्रजातंत्र से जुड़े हुए अधिकार हैं, संघीय ढांचा है देश का। देयर इज ए डिसर्नेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिसे आप देख सको, स्पष्ट रूप से जिसे आप जांच सको, है ना। देयर इज ए डिसर्नेबल ट्रेंड, एक प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देने वाला ट्रेंड हमारे सामने है। क्या? ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब है कम होता हुआ, कम घटता हुआ, कम होता हुआ। डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स यहाँ पे मतलब है आपके मूल अधिकार, है ना। एज ए नेसेसरी सेक्रीफाइस टू फाइट द पेंडेमिक, एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से, डिसर्नेबल का मतलब है स्पष्ट रूप से जो है हम एक ट्रेंड देख सकते हैं। क्या ट्रेंड देख सकते हैं? कि जो बेसिक राइट्स हैं, यानी कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, वे लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के दौर में लगातार जो है व्यक्ति के मूल जो अधिकार है ना, उनमें लगातार कमी होती हुई देखी जा रही है ना। एज ए नेसेसरी सेक्रीफाइस, एक जरूरी त्याग, यानी कि मूल अधिकारों को एक जरूरी त्याग के रूप में देखा जा रहा है, और मूल अधिकारों में लगातार जो है हमें कमी देखने को मिल रही है इस पेंडेमिक के खिलाफ लड़ने में। आगे देखते हैं। बट, लेकिन एडिटोरियल क्या बात कहता है? बट इम्पावराइजिंग का मतलब होता है किसी को निर्धन बना देना, किसी को दरिद्र बना देना, किसी को शक्तिहीन कर देना। यहाँ पे इम्पावराइजिंग का मतलब क्या है? इम्पावराइजिंग द सिलेबस, यहाँ पे मतलब है कि भाई जो आपका सिलेबस था ना, जो कि समृद्ध हुआ करता था, उसको आपने गरीब बना दिया, है ना। ये मतलब थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में कही गई है ये बात कि भाई सिलेबस में से क्या किया आपने, जो सिलेबस काफ़ी रिच हुआ करता था, काफ़ी सारा कंटेंट्स उसमें हुआ करता था, उसको आपने कम कर दिया, और खासकर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपने कम कर दिया। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है इस तरह से प्रतीकात्मक अंदाज में कि ठीक है, एक ट्रेंड तो हमें देखने को मिल रहा है कि मूल अधिकार जो है घटते हुए नजर आ रहे हैं इस कोरोना वायरस के दौर में, और इसको जो है एक नेसेसरी सेक्रीफाइस की तरह देखा जा रहा है कि मूल अधिकार अगर कम हो रहे हैं तो ठीक है कि भाई कोरोना वायरस के टाइम पर इनका बलिदान किया जाना जरूरी है। लेकिन एडिटोरियल बात करता है कि बट एम्पावराइजिंग द सिलेबस, लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसको भी कमजोर बना देना ऑन दीज टॉपिक्स, यानी कि ये जो टॉपिक्स है ना, अभी हमने ऊपर बात की, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, तो इन टॉपिक्स को भी हटा देना और इस तरह से हमारे सिलेबस को और कमजोर कर देना। कैन ओनली स्टंट का मतलब है प्रोग्रेस को रोकना, है ना, आपकी जो प्रोग्रेस है ना उसको। कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट, कि भाई इसके माध्यम से क्या होगा, हमारा जो सामाजिक विकास है उस पर एक तरीके से उसमें रुकावट आएगी या उसको रोक देगा एक तरीके का ये जो हमारा फैसला है ना। यही एडिटोरियल कहना चाहता है। सच डिसीजंस शुड बी वेटेड। क्या मतलब है वेटेड का? वेटेड का मतलब है एक तरीके से ठीक तरह से जांचना कि भाई इस तरह के जो डिसीजन है
कि भाई सिलेबस को हटाना है, कम करना है, उनमें से किन टॉपिक्स को जो है हटाना है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। किन के द्वारा? एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, शिक्षा से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जांच की जानी चाहिए कि भाई किन टॉपिक्स को हटाया जाए और किन टॉपिक्स को नहीं हटाया जाए। आपको अपने हिसाब से कोई फरमान जारी नहीं कर देना चाहिए। सच डिसीजंस शुड बी वेटेड बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स, कि भाई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस तरह के डिसीजन को जांचना चाहिए। एंड नॉट इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब है जबरदस्ती लागू करना, थोपना। एंड नॉट इम्पोज्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है एक तरीके से नौकरशाही, है ना। फिएट, फिएट का मतलब क्या है? फिएट का मतलब है एक तरीके से ऑफिशियल आदेश, है ना। एक तरीके से जो ऑफिशियल आदेश होते हैं ना उनको बोलते हैं फिएट। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किस सिलेबस को हटाना है, किसको जोड़ना है, इस तरह के जो डिसीजन है वह शिक्षा से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के द्वारा लिए जाने चाहिए, न कि जबरदस्ती थोपे जाने चाहिए हमारे ब्यूरोक्रेटिक आदेश के द्वारा। मोर फंडामेंटली, और भी ज़्यादा आधारभूत रूप से अगर हम बात करें, इफ़ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन, अगर हमें सबक सीखना है, इफ़ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के चार, है ना, विश्व के चारों ओर से, कि विभिन्न देशों में क्या हो रहा है, उन्होंने जो है शिक्षा को लेकर क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या उन्होंने फैसले लिए हैं। अगर भारत को पूरे विश्व भर से अगर कुछ सबक सीखने, है ना, ड्रॉन का मतलब क्या है? जैसे आप पैसे निकालते हो एटीएम से ना, तो वही है कि अगर पूरे विश्व के जो देश है ना वहाँ से आप अगर कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, किस चीज़ के लिए आप कंक्लूजन लेना चाहते हो? कंक्लूजन मतलब सारांश निकालना किसी बात का, है ना, कि अगर आप वास्तव में कुछ सबक लेना चाहते हो पूरे विश्व से, किस बात के ऊपर सबक लेना चाहते हो? ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, कि भाई स्कूल दोबारा खोले जाएं या नहीं खोले जाएं। तो उसके लिए भारत क्या कर सकता है? ए जस्ट रिलीज्ड लार्ज स्केल स्टडी, जस्ट रिलीज का मतलब है जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, लार्ज स्केल स्टडी, है ना, एक बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया था फ्रॉम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो है एक बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन की रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो वह भारत के लिए जो है बड़ी ही यूजफुल होगी। एडिटोरियल का ऐसा विचार है, वुड बी यूजफुल, है ना। एडिटोरियल कहता है कि शायद जो है यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि लाभप्रद रहेगी। अगर भारत कुछ सबक सीखना चाहता है तो इस स्टडी को अगर स्टडी करता है तो भारत के लिए हो सकता है ये जो है एक तरीके से लाभप्रद साबित हो सकती है। रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री, साउथ कोरिया में जो रिसर्च हुई है उनके जो नतीजे आए हैं, फाइंडिंग्स का मतलब है परिणाम, नतीजे, फ्रॉम दैट कंट्री विच वर्कड हार्ड टू कंटेन, कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना, कोरोना वायरस को कंटेन करना, मतलब कोरोना वायरस को कंट्रोल करना, कोरोना वायरस को जो है एक तरीके से काबू में लेने की कोशिश करना। तो इस देश ने क्या किया, साउथ कोरिया ने, विच वर्कड हार्ड, इसने बहुत जबरदस्त कोशिश की, टू कंटेन द पेंडेमिक अर्ली, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को, वैश्विक महामारी को शुरुआती स्तर पर रोकने में इस देश ने क्या किया, जबरदस्त जो है प्लान बनाए। तो उसने ये जो प्लान बनाए थे साउथ कोरिया में, उसमें क्या देखा हमने इस स्टडी में? शो दैट ओल्डर चिल्ड्रन, कि भाई जो बड़े बच्चे हैं बिटवीन 10 एंड 19, यानी कि 10 से 19 वर्ष की जिनकी उम्र है, ऐसे जो बच्चे हैं, ट्रांसमिट द वायरस एज मच एज एडल्ट्स डू, वे भी वायरस को उतनी ही तेजी के साथ संचारित करते हैं। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चीज़ संचारित होती है ना तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिट द वायरस एज मच एज एडल्ट्स डू। एज मच एज का मतलब उतना ही, एडल्ट्स का मतलब है कि भाई जो ग्रोन अप चाइल्ड हैं, जो बड़े बच्चे हैं, यानी कि 19 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वे जिस रफ्तार से कोरोना वायरस को ट्रांसमिट करते हैं उसी रफ्तार से 10 से 19 साल के बच्चे भी कोरोना वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, संचारित करते हैं। आगे देखते हैं। द फाइंडिंग्स हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय पब्लिक, द फाइंडिंग्स, तो ये जो नतीजे रहे साउथ कोरिया में, है ना, हैव बीन एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, तो इन नतीजों को स्वीकारा गया है, हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस एज वैल्यूएबल। अमेरिका में साउथ कोरिया के ये जो नतीजे रहे हैं, इन नतीजों को अमेरिका में विभिन्न पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, विभिन्न लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इन नतीजों को स्वीकारा है। एंड ऑफर ए कॉशनरी पॉइंटर, और अमेरिका के लिए इन विभिन्न पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है ना, इनने साउथ कोरिया के नतीजों को देखा, इनको समझा और इसके बाद में इन्होंने प्रदान किया। ऑफर का मतलब प्रदान करना, एक कॉशनरी का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, है ना, सावधानी से जुड़ा हुआ। एंड ऑफर ए कॉशनरी पॉइंटर टू कम्युनिटी स्प्रेड अमॉन्ग एडल्ट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब क्या है? समाज का ऐसा तबका जो आसानी से चपेट में आ जाए, है ना,
यानी कि जिस पर आसानी से मार पड़े कोरोना वायरस की ना, उसी को बोलते हैं वल्नरेबल। का मतलब है जो बहुत ही कमजोर स्थिति में हो, जो आसानी से चपेट में आ जाए, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। तो अमेरिका ने इस साउथ कोरिया की स्टडी का अध्ययन किया, अमेरिका के कुछ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने, और फिर उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने जो है ऑफर है कॉशनरी पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब एक तरीके से इशारा करना, संकेतक है ना, पॉइंटर टू कम्युनिटी स्प्रेड, कि भाई उन्होंने बताया कि भाई कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी स्तर पर फैल सकता है ना। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है एक तरीके से सामाजिक स्तर पर कोरोना वायरस का फैलना अमॉन्ग एडल्ट्स, कि भाई कोरोना वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है कि एडल्ट्स में, बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में जो है कोरोना वायरस फैल सकता है। एंड वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम ओल्डर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, यानी कि ऐसे लोग, यानी कि बूढ़े व्यक्ति हो गए है ना, जो कि आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, तो उन तक कोरोना वायरस फैल सकता है। किनसे? ओल्डर स्टूडेंट से फैल सकता है, इसके अलावा एडल्ट से भी फैल सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम बात करें, द यूरोपियन एक्सपीरियंस है ना, यूरोप के अगर पूरे अनुभव की अगर हम बात करें कोरोना वायरस के मामले में, इंस्टेंस है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर, बाय डेनमार्क एज फार बैक एज अप्रैल इज दैट कंटेनमेंट इन द कम्युनिटी हैज़ टू प्रिसीड स्कूल रीओपनिंग, है ना। तो अगर डेनमार्क के उदाहरण की अगर हम बात करें ना, एज फार बैक एज अप्रैल ना, तो ये एक तरीके से डेनमार्क ने क्या किया था, अप्रैल में जो है इस बात को दिखाया था। क्या दिखाया था? ये दिखाया था डेनमार्क ने, इज दैट कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है कोरोना वायरस को नियंत्रित करना, है ना, कि भाई उस कंटेनमेंट का मतलब है नियंत्रण, इन द कम्युनिटी हैज़ टू प्रिसीड। प्रिसीड का मतलब क्या है यहाँ पे? वरीयता देना, कि भाई कोरोना वायरस कम्युनिटी स्तर पर न फैल जाए, है ना, इस चीज़ को हमें वरीयता देनी होगी बजाय शिक्षा के, कि भाई कोरोना वायरस कम्युनिटी लेवल पर न फैल जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, बजाय इसके कि स्कूल खोले जाए। यानी कि स्कूल का जो रीओपनिंग है, स्कूल का खोले जाने का नंबर बाद में आता है, पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना वायरस जो है किसी भी सूरत में सामाजिक स्तर पर न फैल जाए। द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया। भारत के लिए अगर हम बात करें कि स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए, तो भारत के लिए ये प्रश्न जो है ना और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और भी ज़्यादा जटिल है। क्यों? एज ए सोसाइटी दैट हैज सीवियर इनइक्विटीज़। देखो, इनइक्विटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? इनइक्विटीज़ का मतलब कि भारत में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अनफेयरनेस है ना, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि अन्यायपूर्ण, या फिर आप कह सकते हो कि जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसा माहौल है ना। हैज सीवियर का मतलब गंभीर, भारत में काफ़ी गंभीर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अन्यायपूर्ण परिस्थितियां हैं, है ना, कि भाई लोग बाग समान नहीं है, गरीब अमीर की खाई है ना, काफ़ी ज़्यादा अंतर है भारत में, काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं। एंड और भारत के लिए और कहा जा रहा है, एंड वेयर स्टूडेंट्स लिव इन मल्टी जनरेशनल होम। मल्टी जनरेशनल होम क्या होते हैं? मल्टी जनरेशनल होम्स का मतलब होता है ऐसे परिवार जिनमें कई पीढ़ियां रह रही हैं, दादा परदादा बाप बेटे, है ना। तो ऐसे हालातों में क्या है कि भाई स्टूडेंट्स जो है ऐसे हालातों में उनको रहना पड़ रहा है, एक ही घर है, उनमें जो है कई पीढ़ियां रह रही हैं। तो ऐसे हालातों को देखते हुए, इसके अलावा काफ़ी सारी विषमताएं भारत में जो है हमें देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्कूल का खोला जाना न खोला जाना एक ऐसा प्रश्न है जो कि भारत के लिए बहुत ही जटिल है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें, नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर ए फुल रीओपनिंग। नो अर्ली डेट की मतलब जल्द ही कोई डेट हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, किस बात के लिए? कि स्कूल को जो है पूरी तरीके से खोल दिया जाए। इसके लिए अगर हम कहना चाहें ना कि एक डेट निर्धारित कर दे, तो वो डेट निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है। एंड प्रोटोकॉल्स का मतलब है नियम बना देना, है ना, प्रोटोकॉल्स ऑन क्लास साइज, कि भाई हम नियम बना दें कि क्लास का साइज कितना होगा, कितने बच्चे क्लास में होंगे, डिस्टेंसिंग, बच्चे कितनी दूर दूर बैठेंगे। इसके अलावा वेंटिलेशन ऑफ रूम्स, कि रूम जो है यानी कि क्लास जहाँ लगेगी ना, वे हवादार होने चाहिए, उनमें हवा आनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर। फेस कवरिंग्स, जो भी बच्चे आएंगे, जो भी टीचर आएंगे, वो फेस कवर करके आएंगे। एंड इवन ओपन एयर क्लासेस नीड टू बी इवॉल्व, है ना। और इसके साथ ही साथ कि भाई खुले में जो है क्लासेस लगें, ओपन एयर क्लासेस का मतलब खुले में क्लासेस लगें, इस बात की जरूरत है। टू बी इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब है निकलना, है ना, निकलना, है ना, निकल के सामने आना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये सारी की सारी बातें जो है ना, इनको अभी देखा जाना होगा हमें ना, इनको देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना होगा सारी की सारी चीज़ों को। भारत के लिए स्कूलों का खोला जाना न खोले जाने वाला एक सामान्य प्रश्न नहीं है, काफ़ी जटिल स्थिति है। मीनवाइल, इसी बीच डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन फॉर मेजरेबल आउटकम्स, है ना, आउटकम्स का मतलब है नतीजा। मीनवाइल, इसी बीच डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन, कि भाई हम जो है दूरस्थ शिक्षा को विकसित करने की कोशिश करें, है ना, फॉर मेजरेबल आउटकम्स शुड बी परस्यूड एक्टिवली, ना। आउटकम्स का मतलब हो गया नतीजा। मेजरेबल का मतलब क्या है यहाँ पे? मेजरेबल का मतलब है जिसको कि आप माप सको, है ना, जिसको कि आप स्पष्ट रूप से
देख सको, है ना। शुड बी परस्यू, परस्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पाने का प्रयास करना, है ना। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को पाने का प्रयास करना। जैसे आपका कोई गोल है, आप उसे फॉलो करते हो तो आप उसे परस्यू करते हो ना एक्टिवली। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो एक तरीके से दूरस्थ शिक्षा है ना, इसको दूरस्थ शिक्षा है, इसके माध्यम से अगर हम कुछ नतीजे पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे ना। इसको जो है हमें सक्रिय रूप से जो है इसको हमें कोशिश करनी होगी कि भाई रिमोट एजुकेशन जो है किसी तरह से हम पॉसिबल बना सकें। क्यों? क्योंकि फ्यूचर डिसरप्शन का मतलब है व्यवधान, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई आगे आने वाले समय में, भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थिति नहीं रहेगी, कितने व्यवधान हमारे सामने आएंगे, कितनी बाधाएं हमारे सामने आएगी, उन बाधाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। यानी कि आगे आने वाले समय में भी हमारे सामने कई बाधाएं बनी रहेंगी, इस बात की संभावना है। तो इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो दूरस्थ शिक्षा है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके ऊपर भी जो है हमें काम करना चाहिए, ये एडिटोरियल बात करता है। आज हम देख लेते हैं इसका यूज्ड टू का प्रयोग, है ना, कि यूज्ड टू के प्रयोग को हम कैसे करते हैं। देखो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं हम एक तो हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए कि भाई आप कुछ किया करते थे। जैसे मैं बचपन में खेला करता था, मैं जब छोटा था तब दूध पिया करता था, है ना। कोई भी एक आदतन काम जब आप दिखाना होता है ना, तब उसको उसके लिए लगाते हो। इसके अलावा स्टेट्स, अवस्था दिखाने के लिए, है ना, कि भाई आपकी अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कहना चाहो कि आई यूज टू बी ए डांसर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या है, हुआ करता था। आई यूज टू बी ए टीचर, हुआ करता था, कुछ किया नहीं करता था, होने को, है ना, अवस्था को दिखाने के लिए ना, आपके होने को दिखाने के लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा पजेशन, पजेशन का मतलब है कि भाई आप किस चीज के मालिक थे। जैसे कि आई हैव ए पेन, तो ये पेन जो है ना मेरा पजेशन है, मतलब मेरे अधिकार में है, ये मेरे नियंत्रण में है ये, तो उसको बोलते हैं पजेशन। अब देखो यूज टू और वुड, है ना, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। तो यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। वुड का प्रयोग स्टेट्स के लिए नहीं करते, वुड का प्रयोग पजेशन के लिए नहीं करते। तो अगर पजेशन की बात होगी या फिर स्टेट्स की बात होगी, तब वहां पर हमें यूज्ड टू का ही प्रयोग करना होगा, वहां वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान में रखना है हमें, अगर हमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो तो वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट्स की बात हो, है ना, अवस्था दिखानी हो या फिर पोजीशन दिखाना हो, तो सिर्फ जो है हम यूज टू का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई यूज टू बी कॉय। अब देखो मैं कुछ किया नहीं करता था, मैं बस मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरी अवस्था कैसी थी, मैं शर्मीला था। आई यूज टू बी कॉय, मैं शर्मीला हुआ करता था। आई वॉज जेनोफोबिक, देखो ध्यान में रखना, ये जो फोबिया आता है ना किसी भी शब्द के पीछे, इसका मतलब होता है भय, डर। जेनोफोबिक का मतलब होता है विदेशियों से भय या फिर बाहरी लोगों से भय। तो मुझे बाहरी लोगों से जो है डर लगता था। आई वॉज जेनोफोबिक का मतलब है कि मुझे बाहरी लोगों से या विदेशी लोगों से जो है भय लगता था। तो देखो यहाँ पे अब यूज टू ही आएगा। यहाँ पर अगर आप वुड का प्रयोग करोगे तो ये गलत हो जाएगा, वुड का प्रयोग जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आप कहोगे ना आई वुड बी कॉय, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवस्था की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब जो है आप वुड कह सकते हो। एक बात और समझनी है आपको, वो क्या कि जब एक पैराग्राफ आपको लिखना हो, एक पैराग्राफ में क्या है कि अगर आप क्या है कि बार बार आपको यूज टू का प्रयोग करना हो ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले यूज टू का प्रयोग कर लो, इसके बाद में जो वाक्य आते हैं ना उनमें जो है आप वुड का प्रयोग करो, है ना, वो ज़्यादा ठीक रहता है। कि कोई एक पैसेज है, उसमें पास्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, उसमें आदतन कार्यों के बारे में आप बात कर रहे हो कि मैं ऐसा करता था, किया करता था, तो पहला आप जो है उसके लिए यूज टू का प्रयोग कर लो। इसके बाद में जो आएंगे ना बाकी, उनके लिए वुड लगा लो। जैसे आई यूज टू बी कोई, आई वॉज जेनोफोबिक, आई वुड नॉट एक्सीड टू। एक्सीड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है सहमति देना, है ना, मान जाना, है ना। आई वुड नॉट एक्सीड टू, है ना, एनीबडीज रिक्वेस्ट, कि भाई मैं जो है बचपन में शर्मिला था, बाहरी लोगों से मुझे भय लगता था। आई वुड नॉट एक्सीड टू एनीबडीज रिक्वेस्ट, कि कोई भी मुझसे अगर कोई रिक्वेस्ट करता था ना, तो मैं उस रिक्वेस्ट को अपनी सहमति नहीं दिया करता था, या फिर मैं उस रिक्वेस्ट को अपनी सहमति नहीं देता था। अब देखो अगली लाइन, आई वुड गो फॉर स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर, आप जो सैर पे जाते हो ना, चहलकदमी करने जाते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रॉल। आई वुड गो फॉर स्ट्रॉल एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को मैं घूमने जाया करता था, मैं सैर करने जाया करता था। एंड स्पेंट टाइम इन सॉलिट्यूड, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, है ना, और एकांत में समय बिताया करता था। इस तरह से एक चीज और समझना, यूज टू और वुड टू में डिफरेंस क्या होता है। यूज्ड टू का मतलब है एक फैक्ट आपको बताना हो,
जैसे आपने कहा कि भाई मैं जो है एक तरीके से शाम को दूध पिया करता था, तो एक फैक्ट बताया। वुड का प्रयोग जो है ज़्यादातर कहानियों में या फिर नॉवेल्स में आपको देखने को मिलेगा। वुड के माध्यम से एक चित्र खींचने की कोशिश करते हैं हम। जैसे मैं और मेरी सहेली स्कूल में पढ़ा करते थे, हम जो है तरह तरह के खेल किया करते थे, हम जो है छत पे चले जाया करते थे, बारिश में नहाया करते थे। तो वुड के माध्यम से क्या होता है, एक चित्र आता है आपकी आंखों के आगे, है ना, पोइटिक अंदाज। तो लेखक ज़्यादातर इस वुड का इस्तेमाल करते हैं कहानियों में या फिर नॉवेल्स में। और यूज टू के माध्यम से क्या है, सिर्फ एक फैक्ट बताया जाता है, एक स्थिति को बताया जाता है। जैसे आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर्स, मैं जो है लंबे लंबे बाल रखा करती थी। अब यहाँ पे वुड नहीं आएगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से पोजीशन दिखा रहे हैं हम कि आप बाल आपके क्या है, बाल के मालिक होते हो आप, है ना, तो ये आपका पोजीशन है। तो वहाँ भी आप जो है वुड का प्रयोग नहीं करोगे, तो वहाँ भी जो है आप वुड का प्रयोग नहीं करोगे, वहाँ भी यूज टू का ही प्रयोग करोगे। तो यूज टू का एक ये डिफरेंस है कि यूज टू के माध्यम से क्या करते हो आप, सिर्फ एक फैक्ट दिखाने की कोशिश करते हो, जबकि वुड के माध्यम से बीते हुए समय का एक चित्र खींचने की कोशिश करते हो। जैसे हम छत पे चले जाया करते थे, हमारी दादी आया करती थी, फिर वह हमें कहानी सुनाया करती थी, हम जो है नाचा करते थे। तो इस तरह की जब बातें आप दिखानी हो ना, तो वो वुड के माध्यम से एक्सप्रेस करते हो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है इनका। अब देखो यहाँ पे अगला वाक्य देखो, आई यूज टू हैव ए पॉन्शॉन। ये जो है ना पेंचेंट नहीं है, ये इसको हम पढ़ते हैं पॉन्शॉन, है ना। आई यूज टू हैव, अब देखो यहाँ पे भी हैव आया, यानी कि पोजेशन आई, है ना, मेरे पास ये गुण हुआ करता था। पॉन्शॉन का मतलब होता है लाइकिंग। लाइकिंग मतलब किसी चीज को एक तरीके से, किसी चीज के प्रति रुझान होना, किसी चीज के प्रति लगन होना, किसी चीज के प्रति रुझान होना। फॉर एक्सोटिक क्लॉथ्स, एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, एक्सोटिक का मतलब है इम्पोर्टेड, यानी कि एक तरीके से जिसमें थोड़ा सा विदेशी टच हो। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, आई यूज टू हैव ए पेंशेंट फॉर एक्सोटिक क्लॉथ, कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इम्पोर्टेड क्लॉथ्स हैं उनके लिए एक रुझान रखा करता था मैं, है ना, उनके विदेशी कपड़ों के लिए एक रुझान हुआ करता था, एक लाइकिंग हुआ करती थी मेरे दिल में। तो यहाँ भी आप वुड का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये भी आप जो है एक क्वालिटी दिखाना चाह रहे हो अपने में, है ना, एक तरीके से कि भाई आप में ये क्वालिटी हुआ करती थी, है ना, ये क्वालिटी आपका पोजीशन थी, या फिर एक इस अवस्था में हुआ करते थे आप। तो यहाँ भी कोई एक्शन नहीं कर रहे हो। एक्शन करने के लिए, एक्शन करने से क्या मतलब है, मैं गाया करता था, अब आप गाने का एक्शन कर रहे हो। मैं खेला करता था, अब आप खेलने का एक्शन कर रहे हो। तब आप यूज टू और वुड दोनों का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं, ही यूज टू लिव इन मुंबई। अब यहां भी यूज टू ही आएगा, यहां भी आप वुड नहीं लगा सकते, यहां भी आप वुड का प्रयोग नहीं कर सकते, वुड का प्रयोग गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपके एक अवस्था को दिखा रहा है। ही यूज टू लिव इन मुंबई विथ हिज प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, है ना, जो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करता है। ही यूज टू लिव इन मुंबई विथ हिज प्रोडिगल फ्रेंड्स। वह अपने खर्चीले दोस्त के साथ मुंबई में रहा करता था। अब यहाँ पे रहने में कुछ करते नहीं हो आप, ये कमरा है इसमें रह रहे हो आप, है ना, तो ये आपकी अवस्था को दिखाता है। तो ये जब लिव का प्रयोग करते हैं ना, तो लिव के साथ भी आप वुड का प्रयोग नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। तो ही यूज टू लिव इन मुंबई विथ हिज प्रोडिगल फ्रेंड्स, है ना। तो इसके माध्यम से भी आपको क्या दिख रहा है, एक अवस्था का दिखाया जा रहा है, स्टेट्स दिखा रहे हैं हम। अगला देखते हैं, ही यूज टू प्ले रिलेंटलेसली ड्यूरिंग समर। रिलेंटलेसली का मतलब होता है लगातार, है ना, बिना थके जब आप कुछ करते हो ना, तो उसको बोलते हैं रिलेंटलेसली। अब देखो यहाँ पर आप दोनों प्रयोग कर सकते हो, यूज टू भी लगा सकते हो और वुड भी लगा सकते हो। ही यूज टू प्ले रिलेंटलेसली ड्यूरिंग समर। वह गर्मियों के दौरान लगातार खेला करता था। ही वुड प्ले रिलेंटलेसली ड्यूरिंग समर। वह गर्मियों के दौरान खूब खेलता था या खूब खेला करता था, लगातार खेला करता था। तो यहाँ पर तो एक बात ध्यान रखना कि यूज टू का प्रयोग एक्शन के लिए, पोजीशन के लिए और स्टेट के लिए, लेकिन वुड का प्रयोग सिर्फ एक्शन के लिए, है ना, ये दोनों में अंतर है। और दोनों का प्रयोग हम करते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जो आप बीते समय में किया करते थे। एक और देखते हैं यूज टू का प्रयोग किस लिए होता है। यूज टू का प्रयोग होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का अभ्यस्त होना, है ना, किसी चीज का आदी होना, उसको बोलते हैं अकस्टम्ड टू। जैसे ही इज यूज्ड टू स्क्रूटिनाइजिंग। स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब होता है बारीकी से जांच करना किसी भी चीज की। द फैक्ट्स ऑफ एनी केस मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का मतलब होता है एकदम छोटी छोटी चीजों को, मतलब बहुत ही डिटेल में देखना चीजों को। मेटिकुलसली का मतलब होता है बिल्कुल डिटेल में देखना, है ना। ही इज यूज टू स्क्रूटिनाइजिंग द फैक्ट्स ऑफ एनी केस मेटिकुलसली, कि कोई भी केस होता है उस केस को बड़ी ही बारीकी के साथ और बड़े ही डिटेल में देखने का वह अभ्यस्त है,
यानी कि उसकी ऐसी आदत है, जब भी कोई केस उसके सामने आता है तो वो बहुत ही बारीकी से जांचता है उस चीज़ को, है ना। स्क्रूटिनाइज का मतलब उसका परीक्षण करता है, और मेटिकुलसली का मतलब है बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही डिटेल में उस केस को जांचता है ना। ऐसी उसकी आदत है, ऐसा उसका अभ्यास हो रखा है, बहुत दिनों से ऐसा करता है वो। अगर अगला देखते हैं, ही इज एन इननेट एडवेंचरर। इननेट का मतलब होता है जन्मजात। जैसे होते हैं ना कि अरे यार वो तो जन्मजात एक्टर है ना, वो तो मतलब जन्मजात मतलब एक कोई क्वालिटी है जो आप में जन्म से ही है, तो उसको बोलते हैं इननेट। ही इज एन इननेट एडवेंचरर, कि भाई वह जो है एक एडवेंचरर है, मतलब उसको जो है कई तरह के काम करने में मजा आता है, एडवेंचरस काम करने में। ही इज यूज्ड टू पेरिलस सर्कमस्टांसेस। पेरिलस का मतलब होता है जोखिमपूर्ण, तो वह जो है एडवेंचरर है और वह जो है जोखिमपूर्ण जो परिस्थितियां होती हैं ना उनका अभ्यस्त है, यानी कि जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का वह जो है लगातार सामना करता रहता है, वह उन जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का आदी हो चुका है। ही इज ए टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया, अनाड़ी। बट सून ही विल गेट यूज टू दिस मिल्यू। मिल्यू का मतलब होता है सोशल एनवायरमेंट। वह अभी तो अनाड़ी है, लेकिन बहुत ही जल्द इस सामाजिक वातावरण का अभ्यस्त हो जाएगा।